Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the experimental evidence of DNA replication. लास्ट वीडियो में हमने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखी थी बेटा, जो वैटसन एंड क्रिक के द्वारा रखी गई थी। बट वैटसन एंड क्रिक ने जो एक्सपेरिमेंट की मेथड रखी थी, साइंस तो एक्सपेरिमेंट मांगता है, साइंस प्रूफ मांगता है, तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, मेसल्सन स्टैले एंड द टायलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो में हम मेसल्सन स्टैले के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनने कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या थी पहले ये देखेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल उनने क्या किया, उनने रिक्वायर्ड मटेरियल यूज़ किया ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया एंड अमोनियम क्लोराइड। Ammonium chloride is used as a solution for the medium formation of the culture of E. coli bacteria. And ये ammonium chloride NH4Cl दो तरह का यूज़ किया उसने। एक यूज़ किया N15 that we called heavy isotopes of N15, heavy isotopes of nitrogen, and second one is the N14 light isotope और नॉर्मल नाइट्रोजन। हम वी सेड द नॉर्मल नाइट्रोजन। सो ई कोलाई बैक्टीरिया को ही क्यों लिया, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया का रिप्रोडक्टिव पीरियड है 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद रिप्रोडक्शन करती है। तो पहले 18 मिनट उसको लगता है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए और 2 मिनट लगता है माइटोसिस करने के लिए। माइटोसिस क्या है, सेम प्रोसेस आपकी रिपीट हो जाएगी, सेम नंबर ऑफ द डीएनए कॉपीज़ आपका बनाता जाएगा। तो 2 मिनट के अंदर माइटोसिस कंप्लीट कर देता है, 18 मिनट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन कौन सा कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, क्योंकि वही प्रूफ करने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ की है, कब की है, इन 1958 में, सीरीज़ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उन्हें क्या किया, उन्हें कल्चर प्लेट ली, क्योंकि हमें पता है कल्चर प्लेट में मीडियम लगता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उन्होंने पहले लिया NH4Cl, कौन सा था, N14 आइसोटोप वाला। N14 आइसोटोप वाला एन आपका जो NH4Cl का मीडियम लिया, उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिए, कल्चर कर दिया। कल्चर करने के बाद हमें पता है कि नाइट्रोजन इज़ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डीएनए, तो ऑब्वियसली वो डीएनए के साथ जाके चिपक जाएगा। अब जो ये बैक्टीरिया थे, जब उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया तो उनके डीएनए के अंदर उसको N14 मिल गया, मतलब उसका जो डीएनए का स्ट्रैंड था उसके पास क्या था, N14 था। और ये एक बार नहीं किया, उन्हें ऐसे 3 से 4 बार कल्चर प्लेट बनाई, मतलब 3 से 4 जनरेशन तक उसको ऑब्जर्व किया। तो टोटली डीएनए कैसा था, टोटली डीएनए N14 से आपका ट्रीटेड हो गया था। देन ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, डबल स्टैंडर्ड है, हमें पता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को अगर मैं अनविंड करती हूँ तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो ये क्या था, ये N14 वाला डीएनए था, ये भी N14 वाला डीएनए था जो पहली बार हुआ। देन उन्होंने क्या किया, सेम इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को दूसरी कल्चर प्लेट में ग्रो किया, और उस कल्चर प्लेट में क्या था, उस कल्चर प्लेट में भी NH4Cl था, बट यहाँ पे जो NH4Cl था वो N15 वाला था। अब उसने N14 की जगह N15 कर दिया। अब डीएनए का नेचर क्या है, अट्रैक्ट करना, क्योंकि नाइट्रोजन है उसका कॉन्स्टिट्यूट है। तो ऑब्वियसली जो ये हमारे पास बना था, तो जो न्यूली ये क्या था, ये पेरेंटल डीएनए हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये पेरेंटल डीएनए। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए क्या बनेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल बनता है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो ये एक स्ट्रैंड जो था वो था N14 वाला, दोनों इसमें एक स्ट्रैंड जो था N14 वाला था, और जो दूसरा स्ट्रैंड बन गया वो N15 वाला बन गया। दूसरा स्टैंड बन गया N15 वाला। तो ये डीएनए कैसा हो गया, ये डीएनए होगा हाइब्रिड डीएनए। तो हम इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड डीएनए। ये डीएनए कैसा हो गया आपका, हाइब्रिड डीएनए हो गया, जिसका एक स्टैंड N14 का है, एक स्टैंड N15 का है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए हो गया। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में भी ये होता है ना, एक आपका पेरेंटल बॉडी से आता है और दूसरा आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। अब उसने यही वाला एक्सपेरिमेंट सेवरल जनरेशन तक किया और बार बार उसको N15 से ही ट्रीटेड करता गया, लेबल्ड करता गया। तो क्या होगा, अब हम ये एक लेते हैं, एक लेंगे तो इसके 2 स्टैंड बन जाएंगे। जो एक होगा ये N14 का है, एक है N15 का है।
दो अलग अलग स्टैंड कर दिए हमने, दो स्टैंड को अलग अलग करने के बाद दो मिलेंगे हमें, एक N14 का मिलेगा, एक N15 का मिलेगा। अब जब नेक्स्ट टाइम आपका रिप्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट टाइम DNA रेप्लिकेशन होगा, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है उसके पास तो अब N15 ही है, N14 तो बचा ही नहीं, क्योंकि हमने बार बार उसको किस में ट्रीटेड किया, उसको कौन सा मीडियम दिया, N15 का मीडियम दिया। तो ये जो स्टैंड था ये कैसा बन गया, ये बन गया N15 का, और ये कैसा बन गया, ये भी बन गया N15 का। मीन्स वन स्ट्रैंड इज हाइब्रिड, यहाँ पे जो होगा वन स्ट्रैंड कैसा बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, एंड वन स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, दूसरा स्टैंड कैसा बन गया, न्यूली सिंथेसाइज्ड बन गया। तो ये सब चीज़ें उनको समझ में तो आई, बट पता कैसे चलेगा, क्योंकि DNA को तो वैसे हम देख नहीं सकते नेकेड आइज से कि कैसा कौन सा N स्टैंड है, कौन सा आपका आइसोटोप हेवी आइसोटोप वाला है, कौन सा लाइट आइसोटोप वाला है। जो जब फर्स्ट टाइम उनने कल्चर प्रिपेयर किया था, तो जब उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब सेंट्रीफ्यूग करने के बाद जब हम उसने देखा, तो क्योंकि N14 नॉर्मल आइसोटोप है, तो वो कहाँ होगा, नॉर्मल आइसोटोप आपका लाइट होता है, तो आपका टेस्ट ट्यूब के अपर डायरेक्शन में उसकी पोजीशन मिली। N14 क्या था, नॉर्मल था, हैवी नहीं था, लाइट था, तो टेस्ट ट्यूब के अपर साइड में हमें उसकी पोजीशन मिली। तो ये कैसा है, ये पैरेंटल था। जब हाइब्रिड मिला, तो हाइब्रिड के पास क्या था, इसको सेंट्रीफ्यूग करने के बाद पता चला कि हाइब्रिड स्टैंड है, तो हाइब्रिड स्टैंड के पास एक तो N15 है, एक N14 है, ठीक है, पैरेंटल बॉडी का है, दूसरा तो N15 है। तो ये ना घर का रहा, ना घाट का रहा, मतलब ना ऊपर रहा, ना नीचे रहा, ये बीच में आके अटक गया, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, हाइब्रिड अटक गया खजूर में। तो हाइब्रिड बीच में आ गया, मतलब यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि ये कौन सा स्टैंड था, ये हाइब्रिड स्टैंड था। और जब ये वाले स्टैंड को सेंट्रीफ्यूग किया गया एंड देन उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखा गया, तो ये स्टैंड हमारे टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे देखा गया, टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे देखा गया, क्योंकि N15 हैवी आइसोटोप से, तो उससे ट्रीटेड जो ई कोलाई का DNA है वो भी हैवी आइसोटोप का हो गया, और हैवी हो गया तो हैवी चीज़ें नीचे सेडिमेंट हो जाती, हमें पता है हैवी चीज़ें नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, तो N15 की पोजीशन हमें कहाँ मिलेगी, कोएफिशिएंट टेस्ट ट्यूब के अंदर वो आपकी नीचे के डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो इस सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेस्ले एंड स्टैले ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, हाइब्रिड होती है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA प्रोसेस होती है। सेवरल टाइम्स करेंगे तो भी हाइब्रिड अपना नेचर नहीं छोड़ता। अब इसको फिर से मैं रिपीट करूँगी तो N14 आएगा, N15 आएगा, मतलब एक न्यूली बनेगा, एक पैरेंटल बनेगा। मीन्स पैरेंटल का कॉम्बिनेशन तो 50% है ही, कंफर्म है ये। पैरेंटल बॉडी में से कंफर्म आएगा कि 50% कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे, और 50% कैसे होंगे, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड 50% फ्रॉम द पैरेंटल बॉडी। तो ठीक है, 50% फ्रॉम द पैरेंटल बॉडी, तो ये 100% है, 100% कैरेक्टर्स है एक ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें 50% कैरेक्टर्स नए होंगे और 50% कैरेक्टर्स कहाँ से होंगे, अपनी पेरेंट्स की बॉडी में से आए। अकॉर्डिंग टू द सेमी कंजर्वेटिव लॉ ऑफ रेप्लिकेशन 50% कैरेक्टर्स कम फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको अगर इसको 100% काउंट करते तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में 50% और पेरेंटल कैरेक्टर होंगे, मतलब ये 25%, इसमें ये 50% पेरेंट के होंगे, 25% कैसे होंगे, दादाजी नाना जी के कैरेक्टर्स, हमारे दादा नाना के कैरेक्टर्स, वो भी तो ट्रांसमिट हुए, क्योंकि ये हमारे पेरेंट के बॉडी में भी थे और पेरेंट का आधा DNA तो हमारी बॉडी में हुआ, तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए। नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से आपके 50% ट्रांसमिट हो गए, उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से 50% ट्रांसमिट हो गए। मीन्स हर जनरेशन के अंदर आपकी पीछे के 8 से 10 जनरेशन के कैरेक्टर्स कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही, धीरे धीरे जाके वो घटते जा रहे हैं, बट उसका कंटिन्यूसली इनहेरिटेंस हो रहा है आपके न्यू जनरेशन में 50% ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी।
और इसी के बेसिस के ऊपर तो हमारे जेनेटिक डिसीज़ क्रिएट होते हैं। जेनेटिक डिसीज़, आप कोई बीमारी के लिए जाते हो जो आपकी जेनेटिक बीमारी है, तो वो आपको पूछते हैं आपके फैमिली में किसको है, दादाजी को है, नाना जी को है, काका को है, चाचा को है, किसको ये बीमारी है क्या, क्योंकि इनके बॉडी में जो डीएनए का सीक्वेंस है वही तो हमारी बॉडी में डीएनए का सीक्वेंस है, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी में अगर बीमारी होगी तो वो बीमारी भी हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होगी। ये डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से जो वैटसन एंड क्रिक ने रखी थी, मैसलैंड एंड स्टेनले ने उसको अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ कर दिया। ओके इनके अलावा भी एक साइंटिस्ट थे टाइलर्स नाम के, उनने भी अपने एक्सपेरिमेंट के सीरीज़ के थ्रू इस चीज़ को प्रूफ किया था कि आपका जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है डीएनए कैसा रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू क्लियर अबाउट इट। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका चेक कीजिए। थैंक यू।